नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से राहुल गांधी की, बात करेंगे महागठबंधन की, बात करेंगे बिहार चुनाव के संदर्भ में तेजस्वी यादव की भूमिका की, और बात इस बात पर करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का जो महागठबंधन का फैसला है उसका इस विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हम बात करेंगे इस बात की कि क्यों राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि चुनाव से पहले हम महागठबंधन जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार लेकर चुनाव में जाए, बल्कि राहुल गांधी की इच्छा यह थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ते समय महागठबंधन जो है मल्टीपल चॉइसेज के साथ जाए, संकेतों में जाए, न कि किसी एक तेजस्वी यादव के नाम पर एकमत होकर इस विधानसभा चुनाव में जाए। मित्रों, आपको यह अगर याद होगा तो मैंने पहले भी कहा है, इस बार जिस रणनीति के तहत राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव को लड़ना चाहते थे मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें बहुत बड़ी बाधा आई तब जब कांग्रेस पार्टी की मर्जी के विपरीत, राहुल गांधी की मर्जी के विपरीत कल जबरदस्ती एक तरह से कह लीजिए महागठबंधन ने यह तय कर लिया, राष्ट्रीय जनता दल की जिद के आगे अंततः कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा। इसलिए झुकना पड़ा कि जिससे कि महागठबंधन के टूटने का कलंक राहुल गांधी के माथे पर न लगे, और अंतोगत्वा राहुल गांधी की इच्छा के विपरीत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। अब सवाल ये उठता है कि कौन सही था? राहुल गांधी सही थे कि बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चुनाव में जाना चाहिए, या फिर तेजस्वी यादव की जिद यह सही है कि नहीं, बिना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए बगैर चुनाव में जाने से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है? जानने की आवश्यकता है। हम समझेंगे इस वीडियो में, तो फिर अनुमान लगेगा आपको कि क्यों कांग्रेस की रणनीति थी कि बिना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के चुनाव में जाया जाए। अब वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरी बातें समझ पाइएगा। अदरवाइज इतनी ही बात सुनकर आप समझ लीजिएगा कि तेजस्वी यादव का मैं विरोधी हूं और मैं कांग्रेस का समर्थक हूं। ना मैं तेजस्वी यादव का समर्थक हूं, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूं। ठीक है, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जब मैं पॉलिटिकल आइडिया के मंच पे बैठता हूं तो मेरा प्रयास होता है न्यूट्रल रहने का। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या दिक्कत थी। देखिए, अगर तेजस्वी यादव को जब महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो अब मुकाबला किससे हो गया? आमने सामने का मुकाबला हो गया तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का। एनडीए ने भी घोषित नहीं किया है, लेकिन एनडीए ने बहुत ही चालाकी से एक भ्रम बना के रखा है। 90% एनडीए ये इशारा कर रही है कि 90% तो नीतीश कुमार ही हैं, 10% में कुछ भी हो सकता है। जरूरत इसी बात की थी, कांग्रेस की भी यही मंशा थी, राहुल गांधी की भी यही मंशा थी कि ये बात जनता तक जाए कि 90% तो तेजस्वी यादव ही हैं, 10% में कुछ भी हो सकता है। इसका लाभ क्या है ये समझिए पहले। जिससे एनडीए के लिए नीतीश कुमार, एक बात मान के चलिए कि बिहार में 50% आबादी ऐसी है जो न नीतीश कुमार न तेजस्वी यादव दोनों में से किसी को नहीं चाहता। आप कितने सहमत हैं मेरे मुद्दों से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 50% आबादी है जो बिहार को तीसरा विकल्प मिले, न तेजस्वी यादव न नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के होने के कारण मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो न चाहते हुए भी तेजस्वी यादव को वोट देता है। अगर मैं बात मुसलमानों की करूं तो मुस्लिम मतदाता बिहार के बीजेपी सत्ता में ना आए, बीजेपी को चुनाव हराना है, इसीलिए किसी भी कीमत पर बीजेपी जीत ना पाए, इसीलिए वो तेजस्वी यादव को भी वोट देती है। सही है या गलत है? वैसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार का जो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता। उसमें सबसे बड़ा, सबसे जो मजबूत वर्ग है वो है सामान्य वर्ग, जिसे तथाकथित रूप से सवर्ण वर्ग कहा जाता है। सामान्य जाति के लोग, ब्राह्मण, भूमियार, जिसे भूरा बाल आरजेडी के लोग कहा करते थे। ठीक है, तो वो वर्ग ऐसा है जो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है जो इस कारण से तेजस्वी यादव से दूरी बना के रखता है, चूंकि तेजस्वी यादव या आरजेडी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इस कारण से भी एक दूरी बना के रखता है वो वर्ग। तो ऐसे हुई वर्ग न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को नहीं चाहता, फिर भी नीतीश कुमार को वोट डाल देता है। वो इस उम्मीद में डाल देता है कि नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प है बिहार में, तीसरा या तो तेजस्वी या फिर नीतीश, दोनों में से किसी एक को चुनना है।
इसके अलावा समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आरजेडी के शासनकाल के दौरान हुड़दंगियों में कह रहा हूं, हुड़दंगियों का जो एक प्रकार का असर था, जो प्रभाव था समाज के अंदर, उस हुड़दंग की राजनीति से आज भी भयभीत होता है, जिसे आप अति पिछड़ा कह सकते हैं, महादलित वर्ग के लोग कह सकते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में अगर देखेंगे तो 3-4 ही जाति ऐसी है हिंदू समाज में जो मार्शल कास्ट कहलाती है, ठीक है। वो किसी से नहीं डरता, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो यादव जाति के लोग हो, चाहे वो पासवान जाति के लोग हो। 3-4 जातियां ऐसी है जो किसी से डरती नहीं, मुकाबला करती है, सड़क पे आके भी करती है। अगर आप जैसे फरियाना चाहेंगे फरियाएगी आपसे। लेकिन इसके अलावे जो अन्य जातियां हैं प्रायः, ठीक है, उसमें वैश्य वर्ग है, कोई भी व्यवसायी वर्ग ले लीजिए, किसी भी जाति के व्यवसायी हो, वो झगड़ा नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि कानून व्यवस्था शांति बनी हुई रहे समाज के अंदर, उसे किसी को हफ्ता देना नहीं पड़े, किसी को महीना में रंगदारी नहीं देना पड़े, उसके बच्चों का कोई अपहरण ना हो जाए। मतलब कानून व्यवस्था उसके लिए विकास हो, कम हो, ज्यादा हो, उसके लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पर डर का माहौल नहीं हो। तो ऐसे वर्ग नीतीश कुमार को चाहे न चाहे, केवल इस डर से नीतीश कुमार एंड कंपनी, मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार एंड कंपनी, नीतीश कुमार के साथ जो भी रहेगा उसको वोट डालता है। सच है या गलत है बताइएगा। यदि यह सच है तो फिर तेजस्वी यादव कितने प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे आप, करते हुए मिलते हैं आपको। और मित्रों, यही कारण है कि आप देख लीजिए, लगातार केवल एक विधानसभा चुनाव ऐसा रहा जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूं लालू प्रसाद यादव की पार्टी कि चूंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी 1990 से 97 तक लालू प्रसाद यादव जनता दल में रहे। 97 में फिर उन्होंने अपना राष्ट्रीय जनता दल बनाया। तो 97 से पहले का जो इतिहास है वो जनता दल कहना पड़ेगा, और 97 के बाद का जो इतिहास है वो राष्ट्रीय जनता दल। इसीलिए मैंने कहा लालू प्रसाद यादव की पार्टी को केवल राष्ट्रीय जनता दल 97 में हुआ आया, उसको तो आज तक बहुमत मिला ही नहीं। केवल एक चुनाव है जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 1995 में बिहार विधानसभा में अपने बलबूते पर बहुमत मिला। इससे साबित क्या होता है? 95 तक केवल मिला, इसके बाद कभी नहीं मिला। और 95 में क्यों मिला पता है? इसलिए कि 95 में लालू प्रसाद यादव केवल यादवों के नेता नहीं थे, केवल मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के हर वर्ग के नेता माने जाते थे, सिवाय सवर्ण। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की मंडलवाद की जो राजनीति थी उसमें सवर्ण के खिलाफ ध्रुवीकरण कराकर ही लालू प्रसाद यादव 1995 के चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। इसके बाद कभी भी वैसा ध्रुवीकरण नहीं हुआ बिहार के अंदर, और इसीलिए हर चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे आरजेडी की ताकत घटती गई बिहार में। परिणाम एक समय ऐसा आया 2010 में जब आरजेडी मात्र 22 विधायकों की पार्टी बन गई। तो वो परिस्थिति तो आज भी मौजूद है, आज भी वही परिस्थिति मौजूद है। मुस्लिम यादव लगभग उस जमाने में, उस समय में तो और ज्यादा मजबूती से था। आज तो यादवों का एक बहुत बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के भारतीय राजनीति में उदय के बाद यादवों का भी हिंदूकरण हुआ है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग ने आरजेडी से इतर दूसरा विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है 2014 के बाद से। तो यह परिस्थिति है। इस परिस्थिति में अकेले तेजस्वी यादव के नाम पर, तेजस्वी यादव को जब भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तभी अब तेजस्वी यादव का मुकाबला सीधे नीतीश कुमार से हो गया। और कहावत है लोकतंत्र में, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। आज तक नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता के, जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने 2005 में, तब से लेकर आज तक अपने लोकप्रियता के निम्नतम स्तर पर हैं नीतीश कुमार। इसका लाभ उठाने के लिए मौका था महागठबंधन के पास, जब महागठबंधन कम से कम 50% वोट पाने को टारगेट बना के रखती तो 45
के आसपास परसेंट वोट लाकर 2/3 बहुमत से नीतीश कुमार को हराया जा सकता था। लेकिन यह कब होता? यह तब होता जब समाज के अंदर एक बड़ा अम्ब्रेला, आप अनुमान लगाइए ना, नीतीश कुमार ने कितना बड़ा अम्ब्रेला बना के रखा है बिहार में। नीतीश कुमार से मुकाबला है। पिछला चुनाव इसलिए तेजस्वी यादव नजदीक पहुंच पाए थे। कई आंकड़े हैं, सही बात है, एक चीज की पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई का मुद्दा जो प्रथम चरण द्वितीय चरण में जोर पकड़ा, उसका भी असर था। लेकिन साथ साथ आप इस असर से इनकार नहीं कर सकते कि 28 सीटें तो सीधा सीधा केवल और केवल चिराग पासवान के कारण आरजेडी जीतने में कामयाब हुई थी। केवल उस 28 सीट को ही माइनस कर दीजिए चिराग पासवान फैक्टर में। और याद रखिए मैं क्यों कह रहा हूं, जिन क्षेत्रों में चिराग पासवान फैक्टर ने काम किया था, जिस कारण से महागठबंधन को सीटें जीतने में कामयाबी मिली, वो एरिया कहां है? वो सब एरिया है मगध प्रमंडल, शाहाबाद प्रमंडल में। वहां मुकेश सहनी की ताकत कम है, मुकेश सहनी की ताकत अधिक उत्तर बिहार में है। इसलिए यह मत कहिएगा कि चिराग पासवान के बदले मुकेश सहनी आ गए हैं। मुकेश सहनी के वोटर, इतना याद रखिए कि मुकेश सहनी के वोटर वहां जहां मुकेश सहनी का उम्मीदवार है, वहां मुकेश सहनी की पार्टी के लिए वोट करेंगे, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आक्रामकता मुकेश सहनी के समर्थकों की खत्म हो गई। जिस प्रकार से मुकेश सहनी की पार्टी के लोग उम्मीदवारों के साथ सीटों के मामले में जिस प्रकार से मुकेश सहनी को अंधेरे में रखा गया, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के समर्थकों का भी विश्वास डोला है। तो इस वर्तमान परिस्थिति में महागठबंधन के लिए यह बेहतर होता कि महागठबंधन मल्टीपल चॉइसेस के साथ जाती चुनाव के अंदर, कि जिसका बहुमत होगा, जिसको विधायक दल चुनेगा। और अनडाउटेडली इस मामले में तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के नेता होते, क्योंकि 140 सीटें लड़ रहे होते। अगर तेजस्वी यादव दिल बड़ा दिखाए होते तब भी 34-35 सीटें लड़ रहे होते, तो सबसे अधिक विधायक तो उनके होते। लेकिन यह घोषणा करके लड़ना, मतलब अब दूसरा कोई विकल्प नहीं, ये महागठबंधन के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। क्यों हो सकता है आप देख लीजिए, उसका कारण कई मैं बता चुका हूं पहले। राजेश राम, जिस प्रकार से कांग्रेस ने बिहार की राजनीति में कुछ करने का प्रयास किया, दलित मुस्लिम राजनीति करने का प्रयास किया, अब दलितों में भी, मुसलमानों में भी एक एस्पिरेशन डेवलप हुआ है। उस एस्पिरेशन का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे उस एस्पिरेशन का? कहां जाएगा वो? तो कई चुनौतियां हैं ऐसे राजनीति में। हर वक्त, हर चुनाव के दौरान 1+1 = 2 नहीं होता। पॉलिटिक्स केवल कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये केमिस्ट्री भी है। मैथ्स नहीं है केवल, केमिस्ट्री भी है, रसायन है। देखिए क्या होता है अब। लेकिन एक बात तय है, इससे बेहतर मौका तेजस्वी यादव के लिए नहीं था। मैं बार बार कहता आ रहा हूं। चलिए आज फिर दूसरे मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।